हाँ जी बेटा, ये क्वेश्चन असाइनमेंट में दिया था। प्रायोरिटी प्रेम्पटिव शेड्यूलिंग है, ठीक है। प्रायोरिटी प्रेम्पटिव शेड्यूलिंग, तो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी उसको प्रोसेसर मिलेगा। और प्रेम्पटिव है मतलब प्रेम्पशन अलाउड है, ठीक है। प्रेम्पशन इज़ अलाउड। और और क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि जितना हाई नंबर है उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी, मतलब नंबर अगर जैसे 8 है तो इसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, ठीक है। तो हमने इसकी शेड्यूलिंग करनी है, तो हम गैंट चार्ट बना लेते हैं। बाकी तो ये कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकालना है, ये तो हम निकाल ही लेंगे, ठीक है। तो पहले देखो, ये अराइवल 1 पे हो रहा है, यानी कि 0 से 1 पे तो कुछ नहीं है, 0 से 1 पे कोई नहीं है। तो हम ऐसे दिखा देंगे कि 0 पे 1 पे CPU इज़ आइडल, CPU इज़ डूइंग नथिंग। तो प्रायोरिटी चाहे जिसकी ज़्यादा हो चाहे कम हो, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कौन सा प्रोसेस मेन मेमोरी में आया है, ठीक है। तो वो कौन सा आया है, P1 आया है ना। तो P1 को ही हम एग्जीक्यूट कराएंगे चाहे उसकी जितनी भी प्रायोरिटी हो, ठीक है। बिकॉज अभी वन टाइम यूनिट पे एक ही प्रोसेस आया है P1, तो हम कंपेयर किससे करेंगे, किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते। तो P1 को ही एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। लेकिन ये प्रीएम्प्टिव है, यानी कि प्रीएम्पशन अलाउड है। तो एक एक टाइम यूनिट के बाद हम चेक करते रहेंगे क्या कोई ऐसा प्रोसेस मेन मेमोरी में तो नहीं आ गया जिसकी प्रायोरिटी करेंटली रनिंग प्रोसेस से ज़्यादा हो, ठीक है। तो मैंने इसको एक टाइम यूनिट के लिए एग्जीक्यूट कराया, यानी कि 1 to 2 मैंने एग्जीक्यूट कराया। अब ये एक यूनिट का इसका एग्जीक्यूशन हो गया ना, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया सो दैट मुझे याद रहे कि अब मेरा जो इसका बर्स्ट टाइम है कितना रह गया, 3 रह गया, ठीक है। यहाँ पे मैं छोटा छोटा लिख देती हूँ ताकि मुझे याद रहे। और P2 अराइव हो चुका है, अब P2 भी हो चुका है, P3 दोनों प्रोसेसर्स अराइव हो चुके हैं, क्योंकि दोनों का अराइवल टाइम कितना है, 2 है। लेकिन अब हम प्रोसेसर किसको देंगे कि जिसकी प्रायोरिटी क्या है, ज़्यादा है, वो किसकी ज़्यादा है, P3 की ज़्यादा है, ठीक है। P3 की ज़्यादा है, तो मैंने P3 को एग्जीक्यूट कराया। अब P3 को भी मैंने एक टाइम यूनिट के लिए एग्जीक्यूट कराया और चेक किया क्या कोई और प्रोसेस मेन मेमोरी में अराइव हो गया, और ऐसा हुआ भी है। P4 भी आ गया, P5 भी आ गया। तो P5 की तो प्रायोरिटी कम है करेंटली रनिंग प्रोसेस से, लेकिन P4 की कितनी है, ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, प्रीएम्प्ट करा लेंगे प्रोसेसर P3 से, ठीक है। तो P3 भी मेरा एक टाइम यूनिट के लिए एग्जीक्यूट हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि मेरा ये 2 रह गया है, ठीक है, 2 रह गया, सो डैट बाद में मुझे याद रहे। अब मैंने P4 को एग्जीक्यूट कराना है। अब P4 की तो हाईएस्ट प्रायोरिटी है, हालांकि हम एक टाइम यूनिट के बाद देखेंगे, अगर मैं देख रही हूँ 4 पे कोई और प्रोसेस आया है लेकिन इसकी प्रायोरिटी क्या है, कम है करेंटली रनिंग प्रोसेस से, तो हम क्या करेंगे, P4 की एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करेंगे बिकॉज उसका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो P4 का बर्स्ट टाइम कितना है, 5, तो 3 + 5 = 8, ठीक है। तो इसको हमने कम्प्लीटली एग्जीक्यूट करा दिया। अब जब सारे के सारे, अब 8 पे देखो अराइवल टाइम मैक्सिमम 4 तक जा रहा है। अब 8 टाइम यूनिट पे सारे के सारे प्रोसेसेस मेन मेमोरी में आ चुके हैं, ठीक है। तो अब हमारा ये जो प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी है ये नॉन प्रीएम्प्टिव में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जब सारे प्रोसेसेस मेन मेमोरी में आ जाते हैं। जैसे SDF में होता है वैसे ही इसमें भी होता है, ठीक है। जब सारे प्रोसेस मेन मेमोरी में आ गए तो हमारा प्रायोरिटी प्रीएम्प्टिव विल बी कन्वर्टेड इनटू नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। मतलब अब हमें एक एक टाइम यूनिट के बाद चेक करने की जरूरत नहीं कि कोई प्रोसेस आएगा, आ तो नहीं रहा, बिकॉज अब कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो P4 हमारा एग्जीक्यूट हो गया कम्प्लीटली, ठीक है। तो P4 तो मेरा कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो गया, तो मैं यहाँ पे ऐसे निशान लगा दूँ कि P4 कम्प्लीट हो गया, ठीक है। अब P4 के बाद ऑफकोर्स हम P3 को एग्जीक्यूट कराएंगे, क्योंकि इसके बाद इसी की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, P3 मेरा एक टाइम यूनिट हो गया था, सिर्फ 2 रहता था, है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा 8 + 2 = 10, तो P3 भी कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो गया। अब हम जाएंगे P6 के पास, क्योंकि P6 की प्रायोरिटी ज़्यादा है। यहाँ पे आ जाएगा P6, ठीक है। इसकी प्रायोरिटी कितनी है, 6 है। थर्ड मतलब सबसे ज़्यादा P4 की थी, वो एग्जीक्यूट हो गया, P3 हो गया। अब P6 एग्जीक्यूट होगा, बर्स्ट टाइम कितना है इसका, 2 है, ठीक है। तो 10 + 2 = 12, तो मेरा P6 भी एग्जीक्यूट हो गया। अब हमारे पास P2 है और P5 है जिनकी सेम प्रायोरिटी है, 5 है। P2 एंड P5 दोनों की सेम प्रायोरिटी है, बट एग्जीक्यूट अब जब टाई हो जाता है तब हम क्या करते हैं, FCFS पॉलिसी फॉलो करते हैं। अब इन दोनों में से जो पहले आया है उसको एग्जीक्यूट करो, यानी किसको करेंगे हम, P2 को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। P2 को एग्जीक्यूट करेंगे। सो P2 की पहले तो कोई एग्जीक्यूशन नहीं हुई ना, तो P2 को 2 चाहिए था, तो 12 + 2 = 14, P2 भी हो गया। उसके बाद P5 को 1 चाहिए था, 14 + 1 = 5, P5 भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा कौन सा रह गया, सिर्फ P1। तो P1 की पहले एग्जीक्यूशन एक टाइम यूनिट हो चुकी थी,
3 थी, तो 15 + 3 इज़ 18। ये हमारा क्या आ गया, गैंट चार्ट आ गया। ठीक है, अब हमने कंप्लीशन टाइम निकालना है। कंप्लीशन टाइम P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है, 18 है। P2 का कितना है, यहाँ पे देखो कब कब कंप्लीट हुआ है। P2 का कितना है, 14। P3 का 10, P4 का 8, P4 का क्या है, 8 है। और P4 का 8 है, और P5 का कितना है, 15, और P6 का कितना है, 12 है। ठीक है, देख लेना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो ये हमारा कंप्लीशन टाइम निकल गया। अब हमने टर्न अराउंड टाइम निकालना है। वो क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो ये आ जाएगा 18 - 1 इज़ 17, 14 - 2 इज़ 12, 10 - 2 इज़ 8, 8 - 3 इज़ 5, 15 - 3 इज़ 12, एंड 12 - 4 इज़ 8। ठीक है, ये हमारा निकल गया टर्न अराउंड टाइम। पर दोबारा देख लेते हैं, ये आ गया 18 - 1 17, 18 - 2 12, 8, 5, 12 एंड 12 - 4 इज़ 8। हम टर्न अराउंड टाइम निकल गया। अब हमारा वेटिंग टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो इसका 17 - 4 तो आ गया 13, 12 - 2 10, 8 - 3 5, 5 - 5 0, 12 - 1 11, 8 - 4 4। ठीक है, तो वेटिंग टाइम में ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर गैंट चार्ट से भी देख के निकाल सकते हैं। अब जैसे देखो P1 आया कब था, जैसे यहाँ पे मैं एक एक करके इस गैंट चार्ट से भी निकाल लेती हूँ वेटिंग टाइम, सारे प्रोसेसेस का वेरीफाई हो जाएगा कि हमने सही निकाला या नहीं निकाला। ठीक है, P1 का 1 पे आया था, और प्रोसेसर कब मिला उसको, 1 पे ही मिला। तो यहाँ पे तो 1 - 1 हो गया 0, प्लस उसको और कितना वेट करना पड़ा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, 2 से लेकर 15 तक, बिकॉज P1 बाद में भी उसको वेट करना पड़ा ना, एग्जीक्यूशन पूरी नहीं हुई थी। तो 15 - 2 13, यानी कि P1 का टोटल वेटिंग टाइम कितना हो गया, 13। अब P2 का देखते हैं, P2 को कब मिला, 12 पे मिला था, आया कब था, 2 पे था। तो 12 - 2 10। P3 का देखते हैं अब, P3 आया कब था, 2 पे आया था और 2 पे ही मिल गया था। 2 - 2 ये तो 0 हो गया, प्लस उसको दोबारा यहाँ पे मिला ना 12 पे आके, यानी कि उसने सॉरी हम किसका देख रहे थे, P3 का। हाँ जी, सो उसने यहाँ से 3 से लेके 8 तक वेट किया, है ना, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक उसने वेट किया। तो 8 - 3 = 5, तो P3 का कितना आ गया, 5 वेटिंग टाइम आ गया। P4 का कब मिला था, 3 पे मिला था, आया कब था, 3 पे, उसके बाद उसको एक ही टाइम पे उसकी एग्जीक्यूशन पूरी हो गई थी। तो 3 - 3 इज़ आ गया 0। तो देखो ये भी 0, 8 मीन सही है। उसके बाद P5 का देखते हैं, P5 को कब मिला था, 14 पे, 14 पे मिला, आया कब था, 3 पे आया था। तो 14 - 3 इज़ 11। और उसके बाद P6 का देखते हैं, सॉरी P6 को 10 पे, और नहीं सॉरी यहाँ पे था 3 पे, P6 हाँ जी 10 पे मिला था और आया कब था, 4 पे। 10 - 4 इज़ 6। तो ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, 8 - 2 इज़ 6। तो यही फ़ायदा है दोनों बार वेटिंग टाइम चेक करने का, सो दैट वेरीफाई हो जाए, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। तो हम ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, या गैंट चार्ट से भी निकाल सकते हैं। तो मैं तो हमेशा दोनों से ही प्रेफर करती हूँ, सो दैट आंसर जो है वो क्लियर हो जाएगी, हमने सही निकाला है। ठीक है, तो इसका गैंट चार्ट हो गया, टर्न अराउंड टाइम होगा, वेटिंग टाइम हो गया, और एवरेज आप निकाल लेना टर्न अराउंड का, इन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 6, वेटिंग टाइम का एवरेज इन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, थैंक यू।